नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, भले ही वो अलग अलग भाषाएं बोलते हों। चलिए, आज हम केमिस्ट्री की इसी सीक्रेट लैंग्वेज की पड़ताल करते हैं। एक ऐसा यूनिवर्सल कोड जो सरहदों और कल्चर के पार नई नई खोजों को मुमकिन बनाता है। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए कि दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को पानी जैसी एक आम सी चीज के बारे में बात करनी है। वो ये कैसे पक्का करें कि हर कोई एक ही चीज समझ रहा है बिना किसी कंफ्यूजन के? जवाब छिपा है इस छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल शब्द में, H2O। देखने में ये बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन यही केमिस्ट्री की पूरी भाषा की चाबी है। और आज हम इसे ही पूरी तरह से समझने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम ये पता लगाएंगे कि आखिर वैज्ञानिकों को इस सीक्रेट कोड की जरूरत पड़ी ही क्यों, ये कैसे तस्वीरों से अक्षरों तक पहुंचा, आज हम कौन से नियम इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हमें मैटर के बारे में क्या कमाल की कहानियां बताते हैं। तो सबसे पहला सवाल, इस खास भाषा की जरूरत ही क्यों है? जैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शॉर्टकट होता है, वैसे ही साइंस को भी तेजी से काम करने के लिए एक सिस्टम की सख्त जरूरत थी। इसे ऐसे समझिए, मैथ्स में हम जोड़ या बराबर जैसे पूरे शब्द नहीं लिखते, हम प्लस और इक्वल जैसे सिंबल यूज करते हैं, है ना? केमिस्ट्री को भी बिल्कुल ऐसी एक शॉर्टकट की जरूरत थी, खासकर तब जब 118 से ज्यादा एलिमेंट्स हो और उनसे बनने वाले लाखों कंपाउंड्स। सारा खेल चीजों को छोटा और सबके लिए समझने लायक बनाने का है। तो ये पावरफुल भाषा बनी कैसे? हमारे आज के जो सिंबल हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। इनकी कहानी भी बड़ी मजेदार है, तस्वीरों से लेकर अक्षरों तक का एक लंबा सफर। इसकी शुरुआत हुई एंशिएंट ग्रीक से। फिर 1808 में जॉन डाल्टन का एक क्रिएटिव आइडिया था कि हर एलिमेंट के लिए एक गोल तस्वीर बनाई जाए। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुए जे बर्ज़ेलियस, जिन्होंने एक बहुत ही आसान तरीका सुझाया। डाल्टन का सिस्टम था तो आर्टिस्टिक, पर जरा सोचिए उन सारे अलग अलग गोलों को याद रखने और बनाने की कोशिश करना, ये प्रैक्टिकल नहीं था। वहीं दूसरी तरफ बर्ज़ेलियस का आइडिया एकदम सिंपल और जीनियस था, बस अक्षरों का इस्तेमाल करो। ये वो आइडिया था जिसने केमिस्ट्री में कम्युनिकेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। अब यहाँ देखिए, डाल्टन का सिस्टम कितना मुश्किल हो सकता था। हाइड्रोजन के लिए एक गोले के बीच में डॉट, ऑक्सीजन के लिए एक खाली गोला। क्रिएटिव तो था पर बहुत एफिशिएंट नहीं, है ना? और जानते हैं, हर कमाल के आइडिया की तरह बर्ज़ेलियस के इस आसान से तरीके को भी तुरंत नहीं माना गया। असल में तो इसका जबरदस्त विरोध हुआ। ये बहुत साइंटिफिक प्रोग्रेस की कहानी में एक छोटा सा ड्रामा जोड़ती है, जो दिखाती है कि कभी-कभी सबसे अच्छे आइडिया को भी अपनी जगह बनाने में वक्त लगता है। तो वो सिंपल सिस्टम जिसे हमने आखिरकार अपना लिया, वो असल में काम कैसे करता है? चलिए अब बर्ज़ेलियस के उन आसान और लॉजिकल नियमों को समझते हैं, जिन्हें हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। नियम बहुत ही सीधे सादे हैं। ज्यादातर एलिमेंट्स के लिए उनके अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर ले लिया, जैसे हाइड्रोजन के लिए H। अगर वो अक्षर पहले से ही किसी और एलिमेंट का है, तो पहला अक्षर कैपिटल में और नाम का कोई दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर में जोड़ देते हैं। और कुछ मजेदार केस भी हैं, जहां सिंबल उनके पुराने लैटिन नामों से लिए गए हैं। और यही वजह है कि कुछ सिंबल पहली नज़र में थोड़े अजीब लगते हैं। कभी सोचा है कि सोडियम का सिंबल Na या सोने का ऑरम क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हम उनके लैटिन नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, नेट्रियम और ऑरम। ये केमिस्ट्री के इतिहास को एक छोटी सी सलामी है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, H जैसा सिंबल सिर्फ एक अक्षर नहीं है, ये अपने आप में एक जानकारी है। ये हमें एक साथ दो चीज़ें बताता है। पहली कि हम हाइड्रोजन एलिमेंट की बात कर रहे हैं, और दूसरी कि हम उसके ठीक एक एटम की बात कर रहे हैं। तो अब हम केमिस्ट्री के अल्फ़ाबेट यानी कि सिंबल्स को समझ गए हैं। चलिए अब देखते हैं कि इन अक्षरों को जोड़कर शब्द यानी कि फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, एटॉमिसिटी। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। ये बस ये बताता है कि किसी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम एक साथ चिपके होते हैं, और यही नंबर हमें सही फॉर्मूले लिखने में मदद करता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन को अकेले रहना पसंद नहीं, वो हमेशा दो के जोड़े में रहता है, इसीलिए उसका फॉर्मूला है H2। लेकिन फॉस्फोरस 4 के ग्रुप में घूमता है, तो वो हो गया P4। और सल्फर तो 8 के ग्रुप में रहता है,
यानी S8। ये एटोमिसिटी हमें उसका एकदम सटीक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताती है। चलिए अब इन सबको मिलाकर पानी के फॉर्मूले H2O को दोबारा समझते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स को पहचानो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर उनके सिंबल लिखो H और O। अब हमें पता है कि पानी में हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, तो हम H के नीचे एक छोटा सा 2 लगा देते हैं और केमिस्ट्री में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होता है। और लीजिए, बन गया हमारा फॉर्मूला H2O। तो अब हम ये तो जान गए कि फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, पर चलिए अब ये समझते हैं कि एक छोटे से फॉर्मूला में कितनी सारी जानकारी छुपी होती है। हर केमिकल फॉर्मूला हमें 3 जरूरी बातें बताता है। H2O के केस में ये बताता है कि ये पानी है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है और इसकी पक्की रेसिपी है हमेशा 2 हाइड्रोजन एटम के साथ 1 ऑक्सीजन एटम। कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ पक्की जानकारी। और आखिर में यही बात इस भाषा को इतना पावरफुल बनाती है। ये एक यूनिवर्सल इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह है। टोक्यो में बैठा साइंटिस्ट हो, न्यूयॉर्क में हो या मुंबई में, कोई भी H2O को देखेगा और ठीक ठीक समझ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। इसी नींव पर पूरी दुनिया का साइंटिफिक सहयोग टिका है। तो देखा, केमिस्ट्री की अपनी कितनी खूबसूरत और लॉजिकल भाषा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि संगीत या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसी दूसरी फील्ड्स की अपनी भाषा क्या है। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।